हेलो एवरीवन, नमस्कार। वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल एडवर्ड्स जुडिशरी। तो छत्तीसगढ़ लैंड रेवेन्यू कोड हम लोग देख रहे थे। अप टू सेक्शन 165 हमने कवर कर लिया था। आज के सेशन में 166 टू 171 हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग टेस्ट सीरीज़ लेना चाहते हैं छत्तीसगढ़ सिविल जज के लिए, तो टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल है हमारी एप्लीकेशन एडवर्ड्स पे, जिसमें कि आपको 15 सब्जेक्ट वाइज टेस्ट मिल जाएंगे और 10 फुल लेंथ टेस्ट मिल जाएंगे। कोई बाउंडेशन नहीं है, जब चाहें तब आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, और इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्रोवाइड करा दूंगा। उसके साथ ही राजस्थान और एमपी सिविल जज के लिए हम एक इंटीग्रेटिंग बैच लॉन्च कर रहे हैं, जो कि 1 मार्च से स्टार्ट होगी। है ना, इसमें जितने भी आपके माइनर लॉज हैं, लोकल लॉज हैं, वो सारे कवर होंगे। लाइव क्लासेस रहेगी, रिकॉर्डेड वर्जन्स भी आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। उसके साथ ही साथ जो भी डेली बेसिस पर आपको पढ़ाया जाएगा उसका टेस्ट भी कंडक्ट करवाया जाएगा, और एट द एंड ऑफ द कोर्स आपको 10 FLTs प्रोवाइड कराई जाएगी। ठीक है, तो आप चाहें तो ये कोर्स भी एक्सेस कर सकते हैं। बहुत ही नॉमिनल फीस रखी गई है। जितना भी, जब तक आपकी एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं होती तब तक आपको इसको पढ़ाया जाएगा। अभी फ़ायदा यही है अर्ली एक्सेस करने का कि हम थोड़ा अच्छे से इस पर जो सब्जेक्ट्स हैं उसमें ध्यान दे सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप इसको 1 मार्च से पहले इनरोल करते हैं तो 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये कोर्स आपको 13,500 रुपीज़ में पड़ेगा। ठीक है, तो इस बैच को ज्वाइन कर लीजिए अगर आप राजस्थान की और MP की तैयारी करना चाहते हैं तो। चलिए, सेक्शन 166 फॉरफीचर इन केस ऑफ सर्टेन ट्रांसफर। देखिए, 165 हमने देखा था और 165 में हमने देखा था कि कुछ प्रोविजन ट्राइब के फेवर में बनाए गए थे, कुछ रेस्ट्रिक्शंस वहाँ पे प्रोवाइड कर रखी थी कि किन रेस्ट्रिक्शंस को फॉलो करना है वाइल ट्रांसफरिंग एनी इंटरेस्ट। है ना, ये सारी चीज़ें हमने देखी थी। अब जो आगे के प्रोविजंस हैं ये कहीं ना कहीं लिंक है आपके 165 से ही, है ना। ऐसे ही ये है एक फॉरफीचर। ये क्या बोलता है कि हमने 165 जब हम पढ़ रहे थे हमने देखा था सीलिंग लिमिट वाली बात देखी थी कि कोई भी ट्रांसफर ऐसा नहीं होगा, कोई भी ट्रांसफर ऐसा नहीं होगा जो कि एक्सीड कर दे प्रिस्क्राइब्ड सीलिंग लिमिट को। मतलब अगर ए ने बी को कुछ ट्रांसफर करा है ना, अपनी होल्डिंग ट्रांसफर करी है और बी के पास ऑलरेडी अगर 10 एकर्स है, वहाँ पे प्रिस्क्राइब्ड सीलिंग लिमिट जो है वो 20 एकर्स है ना, तो ये 15 एकर्स ट्रांसफर नहीं कर सकता है इसको। मतलब ये ट्रांसफर कर सकता है बट ही कैन नॉट होल्ड सच होल्डिंग। ठीक है ना, वो नहीं होल्ड कर सकता है इसको। क्यों? क्योंकि उसकी जो प्रिस्क्राइब सेलिंग लिमिट है वो उससे एक्सीड हो जाएगी। है ना, ये कुल मिला के कितनी हो जाएगी आपकी 25 हो जाएगी। तो यहाँ पे वही बात करी गई है कि अगर इस तरह से कोई ट्रांसफर हुआ और इसकी बी की सीलिंग लिमिट एक्सीड हुई है उस ट्रांसफर में, तो इसके पास में, बी के पास में, जो कि ट्रांसफर ही कहलाएगा, उसके पास में एक अधिकार रहेगा, वो रहेगा आपका सिलेक्शन का। ठीक है ना, सिलेक्शन का अधिकार रहेगा और उस सिलेक्शन में SDO साहब उसको बोलेंगे कि आप देख लो आपको कौन सी और कितनी ज़मीन रखनी है। बस शर्त यह है कि कुल मिला के आपकी जो ज़मीन है वो 20 एकड़ से पार नहीं होगी। है ना, ये 20 एकड़ में एग्जाम्पल के रूप में आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। अब यहाँ पे जब वो सिलेक्ट कर लेता है तो SDO डिमार्केट कर देगा उसकी बाउंड्री को और उसके अनुसार लैंड रेवेन्यू जो रहेगा वो कैलकुलेट करके बता देगा कि आपको इतना इतना पे करना पड़ेगा आपसे। ठीक, पहली बात तो ये। दूसरी बात, अगर ये जो है आपके ट्रांसफरी अगर ये फेल हो जाता है यहाँ पे सिलेक्ट करने में, डिमार्केट करने में, तो फिर SDO साहब खुद ही सिलेक्शन करेंगे। है ना, बाकी ज़मीन हटा लेंगे और वो जो बाकी की ज़मीन है वो कहाँ हो जाएगी, वो फॉरफिट हो जाएगी। द सब डिविजनल ऑफिसर, है ना, तो SDO साहब ये कर लेंगे और बाकी की जो भी ज़मीन है अगर वो सिलेक्शन करता है तो भी फॉरफिट हो जाएगी, जो बची हुई 5 एकड़ की है, और इनके सिलेक्शन के बाद भी बची हुई जो ज़मीन है वो फॉरफिट हो जाएगी। फॉरफिट किसको हो जाएगी? स्टेट गवर्नमेंट को। ठीक, बहुत सिंपल सेक्शन है, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है। फिक्स द लैंड रेवेन्यू एंड लेफ्ट विद ट्रांसफरी। ठीक है, आगे देखते हैं 167 एक्सचेंज ऑफ लैंड।
exchange of land. Subject to the provision of 165, Bhumiswami may exchange by mutual agreement the whole or any part of their holding for the purpose of consolidation and securing greater convenience. ठीक है, तो बस यहाँ पे एक्सचेंज की बात करी गई है कि भूमि स्वामी चाहें तो जो भी उनकी रिस्पेक्टेड लैंड है, ए के पास में ये है, बी के पास में ये है, तो इनको एक्सचेंज कर सकते हैं फॉर बेटर कल्टीवेशन, है ना, फॉर सिक्योरिंग ग्रेटर कन्वीनियंस इन कल्टीवेशन, है ना। अगर किसी भी तरह से कृषि में वो लाभदायी है तो वो कर सकते हैं, या फिर कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग के लिए भी उसको कर सकते हैं इस तरह से एक्सचेंज। ठीक, आगे देख लेते हैं 168 जो बात करता है हमारा लीज की, है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन ये भी है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन लीज। 168 क्या बोलता है, एक्सेप्ट इन द केसेस प्रोवाइडेड फॉर इन सबसेक्शन 2, नो भूमिस्वामी शैल लीज एनी लैंड कंप्राइज्ड इन हिज होल्डिंग फॉर मोर देन 1 ईयर ड्यूरिंग एनी कंसेक्यूटिव पीरियड ऑफ 3 ईयर्स। कोई भी भूमिस्वामी के लिए एक रेस्ट्रिक्शन लगा दी है कि वो कितने टाइम के लिए लीज आउट कर सकता है अपनी होल्डिंग को, मैक्सिमम 1 ईयर फॉर एनी कंसेक्यूटिव पीरियड ऑफ 3 ईयर, है ना। मतलब अगर 2020, 2021 और 2022 इनकी बात करी जाए तो इन तीनों साल में सिर्फ वो किसी भी एक साल के लिए लीज आउट कर सकता है। ठीक है, आगे प्रोवाइडेड नथिंग इन दिस सबसेक्शन शैल अप्लाई टू द लीज ऑफ एनी लैंड मेड बाय भूमिस्वामी हु इज अ मेंबर ऑफ अ रजिस्टर्ड कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटी। अब यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन प्रोवाइड कर रखे हैं इस जनरल रूल के। वो ये है कि अगर जो भूमिस्वामी है वो मेंबर है रजिस्टर्ड कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटी का, और अगर उस सोसाइटी को वो लीज आउट कर रहा है तो ये एक साल वाला रूल यहाँ पे अप्लीकेबल नहीं होगा। दूसरी बात, अगर जो लीज लैंड की लीज कर रहा है वो, है ना, वो नॉन एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूटिलाइज हो रही है जो लैंड, तो फिर यहाँ पे अगेन वो रूल अप्लीकेबल नहीं होगा एक साल वाला। एक्सप्लेनेशन है यहाँ पे कुछ। लीज वही जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में डेफिनेशन दे रखी है, बिल्कुल सेम टू सेम वही है। आगे एनी अरेंजमेंट वेयर बाय पर्सन कल्टिवेट्स एनी लैंड ऑफ अ भूमिस्वामी। अब यहाँ पे एक चीज बताई गई है कि अगर ऐसा कोई अरेंजमेंट है जिससे कि एक पर्सन, मान लीजिए सी कल्टिवेट करता है एक ही लैंड को, है ना, विद बुलॉक्स बिलोंगिंग टू और प्रोक्योर्ड बाय सच पर्सन लेजी, है ना, ये सी इसी के खर्चे पे करता है, इसी की सारी बैलगाड़ी है, ट्रैक्टर है, सारी चीजें इसी का है ना, और जमीन है इसकी, कल्टीवेट इसकी जमीन को कर रहा है। एंड ऑन द कंडीशन ऑफ इज गिविंग ए स्पेसिफाइड शेयर ऑफ द प्रोड्यूस ऑफ द लैंड टू द भूमिस्वामी शैल बी डीम्ड टू बी लीज। और इस कंडीशन पे कि जो भी प्रोड्यूस होगा उसमें इसका कोई अधिकार होगा सी का, है ना, तो फिर ये क्या माना जाएगा, ये एक तरीके की लीज मानी जाएगी। ठीक, स्पेसिफाइड शेयर ऑफ प्रोड्यूस ऑफ द लैंड टू द भूमिस्वामी शैल बी डीम्ड टू बी लीज, मतलब जो भी प्रोड्यूस करेगा वो सी को ए को देना बाध्य हो जाएगा, ये इसको नहीं देगा, सी ए को देगा। ठीक है ना, ए की जमीन है तो भूमिस्वामी ए हुआ तो ए को देगा, तो ये बाध्य हो जाएगा, इसलिए अगेन ये एक्सप्लेनेशन भी बहुत महत्वपूर्ण है। द ग्रांट ऑफ राइट मेयरली टू कट ग्रास। अब यहाँ पे जो लीज की कैटेगरी में नहीं है वो दे रखा है सी में, द ग्रांट ऑफ राइट मेयरली टू कट ग्रास, है ना, कटिंग ऑफ ग्रास, ग्रेजिंग ऑफ कैटल एंड टू ग्रो सिंघारा और टू प्रोपोगेट और कलेक्ट लेक प्लक और कलेक्ट तेंदुली शैल नॉट बी डीम्ड टू बी ए लीज। ये सारी चीजें लीज की कैटेगरी से बाहर है। आगे कुछ भूमिस्वामी की कैटेगरी दे रखी है यहाँ पे, अगर वो विडो है, अनमैरिड वुमेन है ना, मैरिड वुमेन हु हैज बीन डेजर्टेड, माइनर, सब्जेक्ट टू द फिजिकल मेंटल डिसेबिलिटी, ये सारी चीजें आप एक बार देख लेना। अगर इन कैटेगरी में फॉल हो रहा है कोई भी भूमिस्वामी तो क्या होगा, मैं लीज द ऑल और एनी पार्ट ऑफ हिज होल्डिंग, उसको बोल दिया है कि आप अपनी पूरी की पूरी जमीन या पार्ट लीज आउट कर सकते हैं। आगे प्रोवाइडेड डेट वेयर अ होल्डिंग इज हेल्ड जॉइंटली बाय मोर देन वन पर्सन द प्रोविजन ऑफ दिस सबसेक्शन शैल नॉट बी एप्लीकेबल। अगर एक से ज्यादा पर्सन ने जॉइंटली जमीन उनके पास में है, जॉइंटली है, तो कंडीशन है कि ए को या फिर बी को कम से कम इन कैटेगरी में जो ऊपर बताई गई है भूमिस्वामी की कैटेगरी में उसमें होना जरूरी है। ठीक है ना, अनलेस ऑल सच पर्सन बिलोंग टू एनी वन और मोर ऑफ द क्लासेस अफोरसेड। ऑल सच पर्सन की बात बताई गई है, ए या बी बोथ। एक सेकेंड, ठीक है, तो इधर नहीं है, ऑल सच पर्सन यहाँ पे वर्ड यूज करा गया है।
चलो आगे और क्या बात है, प्रोवाइडेड फॉर द डेट एनी लीज मेड इन परसुएंस ऑफ दिस सबसेक्शन शैल सीज टू बी इन फोर्स आफ्टर 1 ईयर ऑफ द डिटर्मिनेशन ऑफ द डिसेबिलिटी बाय डेथ ऑफ अदरवाइज। ठीक है, तो यहाँ पे सीज का टाइम पीरियड दे रखा है, वो याद करना एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। वेयर अ लीज इज ग्रांटेड इन परसुएंस ऑफ सबसेक्शन 2, अब सबसेक्शन 2 के परसुएंस में लीज ग्रांट कर दी है तो क्या होगा, द लेजी शैल होल्ड द लैंड ऑन सच टर्म्स एंड कंडीशंस एज मे बी एग्रीड। जो भी टर्म्स एंड कंडीशन के बीच में आई थी वो फॉलो करनी पड़ेगी, और अगर वो नहीं होती हैं तो एसडीओ साहब इजेक्ट करने के अधिकारी होंगे ऑन द एप्लीकेशन ऑफ भूमि स्वामी ऑन द ग्राउंड ऑफ कंट्रावेंशन ऑफ एनी मटेरियल टर्म और द कंडीशन ऑफ द लीज और द लीजिंग सीज टू बी इन फोर्स। अगर है ना, अगर कोई कंट्रावेंशन हुआ है तो इजेक्शन हो जाएगा, और अगर नहीं होता है तो अगर लीज एक्सपायर हो गई है तो भी एसडीओ साहब इजेक्ट कर देंगे। नाउ wherein the coming into force of this code any land is held on lease from a Bhumi Swami who belongs to any one or more of the classes, such lease shall on the coming into force of this code be deemed to be lease granted under subsection 2। ठीक, सिंपल है ये। आगे यहाँ पे पेनल्टी की बात करी गई है, अगेंस्ट एनी पर्सन फाउंड गिल्टी ऑफ कंट्रावेंशन ऑफ 168, इस सेक्शन का 168 का अगर कंट्रावेंशन हुआ है तो एसडीओ में इम्पोज फाइन नॉट एक्सेडिंग 25,000 रुपीज पर पर्सन, है ना, 25,000 रुपीज पर पर्सन के हिसाब से फाइन इम्पोजिशन रहेगी। आगे अनऑथराइज्ड लीज, अगेन इंपॉर्टेंट सेक्शन आपका। If a Bhumi Swami leases out for any period any land comprised in his holding in contravention of section 168, ठीक है, तो अनऑथराइज्ड लीज में क्या क्या चीज़ें आती हैं, अगर 168 का कंट्रावेंशन हुआ है, पहली बात वो, दूसरी बात अगर कोई अरेंजमेंट हुआ है जो कि लीज नहीं है, हमने देखा तो बुलक्स वाला एग्जांपल, उसमें वो लीज माना गया था, है ना, लेकिन ऐसा कोई अरेंजमेंट हुआ है विच इज नॉट अ लीज अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 168 allows any person to cultivate any land comprised in his holding otherwise than as is hired labor under that arrangement such person is allowed to be in possession of such land for a period exceeding 2 years without being evicted, है ना। अगर ऐसा कोई अरेंजमेंट हुआ है और उसको बोला गया है कि ठीक है आप कल्टीवेट कर सकते हो ज़मीन को, है ना, जो कि लीज की कैटेगरी में तो नहीं आ रहा है, ये तो पहले ही साफ स्पष्ट हो गया है, और वो जिसको बोला है कल्टीवेट करने के लिए एक को, वो 2 साल तक उस ज़मीन पे रह रहा है ना, पीरियड एक्सीडिंग 2 years विदाउट बीइंग एविक्टेड इन 250, है ना, 2 साल प्लस ही मान लो इसको, मोर देन 2 years, है ना, विदाउट एविक्शन। तो फिर द राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी टेनेंट शैल, अब यहाँ पे उनके ऊपर राइट कन्फर करने की बात करी गई है। इन द केस ऑफ वन अबाउट देयर अपॉन एक्रू टू द लेजी इट इज सच लेट, ठीक है ना, तो पहली वाली जो चीज़ थी वो राइट आ जाएंगे, द टेनेंट शैल देयर अपॉन एक्रू टू द लेजी, जो लेजी था उसके ऊपर आ जाएंगे पहले केस में, और दूसरे केस में इस ए के ऊपर क्या हो जाएगा, राइट्स अधिकार आ जाएंगे ऑन द एक्सपायरेशन ऑफ पीरियड ऑफ 2 years फ्रॉम द डेट ऑफ पोजेशन एक्रू टू सच पर्सन इन डेट लैंड, ठीक है ना, तो ए के ऊपर भी 2 साल की एक्सपायरी के बाद में ये अधिकार आ जाएंगे टेनेंसी के, लीज के, है ना, लेजी वाले, कुल मिला के बात है लेजी वाले अधिकार आ जाएंगे, भले ही वो अनऑथराइज्ड था शुरुआत में। प्रोवाइडेड इट नथिंग इन दिस सेक्शन शैल अप्लाई टू द लैंड कंप्राइज्ड इन द होल्डिंग ऑफ अ भूमि स्वामी बिलोंगिंग टू अ ट्राइब, है ना, और ये जितने भी प्रोविजंस है ये कहाँ पर अप्लीकेबल नहीं है, अगर लीज आउट हुआ है बी के द्वारा ए को हुआ है, ठीक है ना, और बी ट्राइब से बिलोंग कर रहा है, एबोरिजिनल ट्राइब से बिलोंग कर रहा है, तो फिर ये प्रोविजंस अप्लीकेबल नहीं, किसी भी कीमत पे इनके ऊपर लेजी के अधिकार नहीं आएंगे, भले 2 साल की एक्सपायरी हो जाए तो भी। आगे 170 अवॉइडेंस ऑफ ट्रांसफर एंड कंट्रावेंशन ऑफ 165, अवॉइडेंस ऑफ ट्रांसफर एंड कंट्रावेंशन ऑफ सेक्शन 165, अगर 165 का कंट्रावेंशन हुआ है किसी भी प्रोविजन का और जो ट्रांसफर हुआ है तो उसको अवॉइड इस सेक्शन में करा जाएगा, सेक्शन 170 में। वेयर पोजेशन इज ट्रांसफर्ड, है ना, in contravention of 165(6) any person who if he survived the भूमि स्वामी without near heirs would inherit the holding, अगर कोई ऐसा भूमि स्वामी है जिसके कोई भी लीगल हेयर्स नहीं है और उसके फलस्वरूप इनहेरिट के रूप में कोई एक इंसान है, मान लीजिए ए है, जिसको प्रॉपर्टी जाएगी पास होगी, तो वो क्या कर सकता है फिर, है ना, कॉन्ट्रावेंशन हो गया है यहाँ पे 165(6). अब ए के पास में क्या अधिकार है,
would inherit the holding may till the 31st December 1978 in the case of a transfer of possession prior to the 1st July 1976, है ना, 76 के पहले अगर ट्रांसफर हुआ है तो, या फिर विद इन 12 ईयर्स ऑफ सच ट्रांसफर ऑफ पोजीशन, या फिर 12 साल के भीतर भीतर जो ट्रांसफर हुआ है। ए क्या कर सकता है ना, ए क्या कर सकता है, एसडीओ को अप्लाई कर सकता है टू बी प्लेस्ड इन पोजीशन। एसडीओ साहब को अप्लाई कर सकता है, एक एप्लीकेशन दे सकता है कि मुझे पोजीशन पे प्लेस कर दो, वो ज़मीन पे मुझे प्लेस कर दो, ठीक है ना, मुझे पोजीशन दिला दो। एप्लीकेशन दे सकता है एसडीओ साहब को, और जितनी भी लाइबिलिटीज़ वहाँ पे हैं लैंड रेवेन्यू की और अदर भी अगर कोई चार्जेस वहाँ पे होते हैं सेस वगैरह, उन सब की जो लाइबिलिटीज़ है उसको एक्सेप्ट करता है। तो फिर एसडीओ साहब ये चीज़ यहाँ पे इसको अधिकार दे सकते हैं, करवा सकते हैं। शैल डिस्पोज ऑफ सच एप्लीकेशन अकॉर्डिंग विद द प्रोसीजर एज में बी प्रिस्क्राइब, ठीक है। तो यहाँ पे 12 साल वाली चीज़ आपको ध्यान रखनी है, डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से बनता है। आगे, वेयर एनी लैंड ऑफ भूमिस्वामी इज सोल्ड इन कंट्रवेंशन ऑफ सबसेक्शन 3 ऑफ 165, सबसेक्शन 3 ऑफ 165, जहाँ पे हमने देखा था कि कोर्ट के द्वारा सेल हो रहा है ना, और सीलिंग लिमिट वाली बात आई थी। यहाँ पे वो होगा अगर कोर्ट के द्वारा ऐसी कोई चीज़ हो रही है और सीलिंग लिमिट एक्सीड हुई है तो क्या होगा, द कोर्ट बाय विच सच सेल इज ऑर्डर शैल ऑन द एप्लीकेशन ऑफ भूमिस्वामी और एनी पर्सन हु सर्वेंट द भूमिस्वामी। अगेन ये ए वाली बात है ना, भूमिस्वामी का इनहेरिट जो कर रहा है प्रॉपर्टी का वो ए है ना, क्योंकि इनके पास में कोई लीगल एयर्स है नहीं, और ए के पास में फिर पात्रता आ जाती है ना। तो सर्वेंट द भूमिस्वामी विदाउट एनी मेड विद इन 2 ईयर्स ऑफ सच सेल, तो सेल के केस में 2 साल के भीतर भीतर ये क्या करेगा, एप्लीकेशन देगा। विद इन 2 ईयर्स ऑफ सच सेल सेट असाइड द सेल एंड प्लेस द एप्लीकेंट इन पोजीशन ऑफ द लैंड, है ना। तो कोर्ट क्या करेगा, 2 साल के भीतर भीतर अगर उसके संज्ञान में चीज आई है तो सेल को सेट असाइड कर दिया जाएगा और ए को पोजीशन में रख दिया जाएगा, ठीक है ना। तो ए को अप्लाई करना यहाँ पे भी ज़रूरी है कोर्ट के समक्ष। तो यहाँ पे पहले तो एसडीओ के समक्ष होगा, और उसके बाद में अगर कोर्ट के द्वारा कोई चीज़ ऐसी सेल ऑर्डर करी गई है तो यहाँ पे कोर्ट के समक्ष ही फिर वो एप्लीकेशन फाइल होगी। आगे, सर्टेन ट्रांसफर टू बी सेट असाइड। अब कौन से ट्रांसफर्स यहाँ पे सेट असाइड करने की बात करी जा रही है, तो सबसे पहले तो लिमिटेशन एक्ट के होते हुए भी यहाँ पे जो बातें करी गई हैं वो प्रिवेल करेंगी। आगे, द सब डिविजनल ऑफिसर में ऑन हिज ओन मोशन, एसडीओ खुद के मोशन पे, है ना, ऑन मोशन या फिर एप्लीकेशन, मेड बाय अ ट्रांसफर ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड, जो भी ट्रांसफर है उसकी एप्लीकेशन पे एग्रीकल्चर लैंड की बिलोंगिंग टू ट्राइब, अगर ट्राइब से बिलोंग करते हैं तो इंक्वायर करेगा कि ये जो ट्रांसफर था आपका सेल के स्वरूप में जो हुआ है ना, भले ही वो कोर्ट के द्वारा हुआ हो डिग्री के, है ना, और कैसे इसे इंसान को जो उस ट्राइब से बिलोंग नहीं कर रहा है उसको ट्रांसफर हुआ, नॉट बिलोंगिंग टू सच ट्राइब, और ट्रांसफर इफेक्टेड बाय वे ऑफ एक्रूअल ऑफ राइट ऑफ ऑक्यूपेंसी अंडर सेक्शन, कुछ सेक्शन यहाँ पे दे रखे हैं 169 190, है ना। तो यहाँ पे ट्रांसफर्स हुए हैं तो एक इंक्वायरी करेगा टू सेटिस्फाई हिमसेल्फ एज टू बोनाफाइड नेचर ऑफ सच ट्रांसफर, ठीक है। बस इतना ध्यान रख लो कि एसडीओ खुद के मोशन पे या एप्लीकेशन पे इन सेक्शंस में अगर ट्रांसफर हुए हैं तो इंक्वायरी करेगा बोनाफाइड नेचर था कि नहीं ट्रांसफर का, ये देखने के लिए। आगे, इफ द सब डिविजनल ऑफिसर इंक्वायरी एंड आफ्टर रिजनेबल अपॉर्चुनिटी टू द पर्सन, वो देखता है, सेटिस्फाई हो जाता है इंक्वायरी के बाद में कि ट्रांसफर बोनाफाइड नहीं था, देन ही मे नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन दिस कोड और एनी अदर फॉर, क्या करेगा, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ क्लॉज बी, सेट असाइड सच ट्रांसफर इफ मेड बाय होल्डर बिलोंगिंग टू अ ट्राइब व्हिच हैज बीन डिक्लेयर्ड टू बी एन एब्रिजिनल ट्राइब, है ना। तो अगर ट्राइब के द्वारा ऐसा कोई ट्रांजैक्शन हुआ है, ट्रांसफर हुआ है, और जिसको ट्रांसफर हुआ है वो उस ट्राइब से बिलोंग नहीं करता है, तो फिर ये सेट असाइड हो जाएगा ट्रांसफर और रिस्टोर कर दिया जाएगा टू द ट्रांसफरर को, जो पोजीशन है वो रिस्टोर कर दिया जाएगा ट्रांसफरर को। दूसरा, वेयर सच लैंड हैज बीन डाइवर्टेड फॉर नॉन एग्रीकल्चरल पर्पसेस, लेकिन अगर वो लैंड तब तक डाइवर्ट हो गई है नॉन एग्रीकल्चरल पर्पसेस में, तो क्या होगा, जिस दिन ट्रांसफर हुआ था उस दिन के मार्केट वैल्यू निकाल के उसका प्राइस फिक्स करा जाएगा, और अगर कोई डिफरेंस बनता है तो उसको ट्रांसफर को पे करवाया जाएगा, ठीक है। और ये कब होगा, विद इन अ पीरियड ऑफ 6 मंथ, ठीक। तो 6 महीने की अवधि यहाँ पे ध्यान रखिएगा।
नाउ 170B रिवर्जन ऑफ लैंड ऑफ मेंबर्स ऑफ एबोरिजिनल ट्राइब विच वाज ट्रांसफर्ड बाय फ्रॉड। अगर फ्रॉड के द्वारा ट्राइब की कोई भूमि ट्रांसफर हुई तो फिर उसका यहाँ पे रिवर्जन 170B में बताया गया है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है आपका 170B से। इसको देख लेते हैं। एवरी पर्सन हु ऑन द डेट ऑफ कमेंसमेंट 1980 है ना इज इन पोजेशन ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड विच बिलोंग टू अ ट्राइब। और यहाँ पे टाइम पीरियड दे रखा है बिटवीन द पीरियड कमेंसिंग 2 अक्टूबर 1959 एंड एंडिंग 1980 शाल विद इन 2 years ऑफ सच कमेंसमेंट। अब अगर ट्राइब की कोई भूमि है जो किसी एक इंसान को ट्रांसफर हुई थी, एक को ट्रांसफर हुई थी, है ना, तो उसको 2 साल के भीतर भीतर यहाँ पे जो अवधि दे रखी है 1980 वाली, तो 1980 के 2 साल मतलब 1982 तक आपको क्या करना पड़ेगा, नोटिफाई करना पड़ेगा। किसको? एसडी ऑफिसर को। किस तरह से कि भैया ये जो ज़मीन थी ये ट्राइबल पीपल की थी और मेरे पास में ट्रांसफ़र के रूप में आई है और मैं अब इस पे पोजीशन रखा हुआ हूँ, है ना। ऑल द इन्फॉर्मेशन एज टू हाउ ही इज कम इन पोजीशन ऑफ सच लैंड। यहाँ पे जो डेट दे रखी है बिटवीन द पीरियड कमेंसिंग ऑन 2 अक्टूबर 1958 एंड एंडिंग ऑन द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ अमेंडमेंट एक्ट 19 शाल विद इन 2 years ऑफ सच कमेंसमेंट। तो यहाँ पे कमेंसमेंट डेट जो है वो आपकी है 1980 वाली, ठीक है। आगे इफ एनी पर्सन फेल्स टू नोटिफाई, अगर कोई पर्सन फेल होता है इस तरह से इंफॉर्मेशन देने में, देन इट शैल बी प्रिज्यूम्ड दैट सच पर्सन हैज बीन इन पोजीशन ऑफ द एग्रीकल्चर विदाउट एनी लॉफुल अथॉरिटी। तो ये प्रिज्यूम्पशन बना दिया जाएगा कि उसके पास जो भूमि है, एग्रीकल्चरल लैंड है जो उसको ट्रांसफर हुई है, वो किसी अनलॉफुल तरीके से हुई है और उसने रखी हुई है। And the agricultural land on the expiration of the period aforesaid revert to the person to whom it originally belonged। और जब ये पीरियड समाप्त हो जाएगा 2 साल वाला, तो फिर जो इसका ओरिजिनल भूमि स्वामी था उसको ये लैंड क्या हो जाएगी, रिवर्ट हो जाएगी, ठीक। और अगर वो जो भूमि स्वामी ओरिजिनल था वो उस समय नहीं है, उसकी मृत्यु हो चुकी है, तो फिर उसके लीगल हेयर्स को दे दी जाएगी, ट्रांसफर कर दी जाएगी। सेम प्रोविजंस यहाँ पे ग्राम सभा के लिए भी दे रखे हैं। अगर ग्राम सभा को लगता है ना कि अगर कोई ऐसा एबोरिजिनल ट्राइब के मेंबर के द्वारा ट्रांसफर हुआ है जो कि ऐसे व्यक्ति को हुआ है जो उस ट्राइब से बिलोंग नहीं करता है, तो फिर वो भी पोजीशन रिस्टोर करवाने में सक्षम है। अगर ग्राम सभा फेल हो जाती है किसी तरह से ट्रांसफर कराने में, तो वो अप्लाई करेगी एसडीओ साहब को या रिफर करेगी मैटर एसडीओ साहब को, और फिर 3 महीने के भीतर भीतर जिस दिन एसडीओ साहब के पास में इंफॉर्मेशन जाएगी उसके भीतर भीतर वो क्या करवा देंगे, रिस्टोर करवा देंगे पोजीशन को। आगे ऑन रिसिप्ट द एसडीओ शैल मेक सच इंक्वायरी, इंक्वायरी तो करेंगे, है ना, ऐसे थोड़ी उठा के कर देंगे। तो यहाँ पे इंक्वायरी की बात करेगी। सबसेक्शन 3 में फाइंड दैट द मेंबर ऑफ द हैज बीन डिफ्रॉडेड ऑफ लेजिटिमेट राइट, ही शैल डिक्लेयर द ट्रांजैक्शन नल एंड वॉइड, है ना। तो ट्रांजैक्शन को नल एंड वॉइड बना करके, बता करके, डिक्लेयर करके वो जो लैंड है उसको ट्रांसफर करवा देंगे। आगे अगर कोई बिल्डिंग वेयर नो बिल्डिंग और स्ट्रक्चर हैज बीन इरेक्टेड, अगर कोई बिल्डिंग जो लैंड ट्रांसफर हुई थी यहाँ पे, है ना, अब ट्रांसफर तो हो गई, अब मीनवाइल हो सकता है कि उस पर किसी तरह कोई बिल्डिंग वगैरह या कोई स्ट्रक्चर क्या हो गया हो, बना दिया गया हो। तो अगर कोई बिल्डिंग नहीं बनाई है तो सीधे सीधे लैंड वापस से रिस्टोर हो जाएगी, और अगर कोई स्ट्रक्चर बना दिया है तो अगेन उसकी फिर मार्केट वैल्यू निकाली जाएगी जिस दिन वो ट्रांसफर हुआ था। अकॉर्डिंग टू shall fix the price of such land in accordance with the principles laid down for fixation of price। राइट टू कंपनसेशन ट्रांसपेरेंसी एक्ट के तहत 2013 में जो आया था उसके तहत उसकी वैल्यू निकाली जाएगी, और जो भी डिफरेंस अमाउंट बनता है वो फिर ट्रांसफरर को दिलवाया जाएगा ट्रांसफरी के द्वारा, ठीक। Provide a date where building or structure has been erected after 1st day of January 1984, the provision of clause B shall not apply। अगर 1984 के द्वारा इस तरह से कोई बिल्डिंग का या स्ट्रक्चर का इरेक्शन होता है तो फिर ये बी वाला जो है आपका, है ना, जहाँ पे हम प्राइस कैलकुलेट कर रहे हैं उस ज़मीन की, वो क्लॉज अप्लीकेबल नहीं होगा। आगे प्रोवाइड फॉर द फिक्सेशन ऑफ द प्राइस शैल बी विद रेफरेंस टू द प्राइस ऑन द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ द केस बिफोर द एसडीओ। अब यहाँ पे जिस दिन ट्रांसफर हुआ था उस दिन की बात नहीं चल रही है कि उस दिन के हिसाब से प्राइस नहीं निकालेंगे, बल्कि जिस दिन केस रजिस्टर्ड हुआ है एसडीओ साहब को उस दिन के हिसाब से क्या प्राइस रहेगी वो कैलकुलेट की जाएगी।
आगे एडवोकेट नॉट टू अपीयर इन प्रोसीडिंग, है ना, तो विदाउट द परमिशन ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर जिसके समक्ष केस चल रहा है 170A और 170B में कोई भी वकील अपीयर नहीं हो सकता। और अगर किसी एक ऐसे इंसान के लिए वकील अपीयर हुआ है जो कि ट्राइब से बिलोंग करता है ना, ए है जो कि एप ओरिजिनल ट्राइब्स का मेंबर है, वहाँ से बिलोंग करता है और उसने वकील हायर करा है ना, वकील अपीयर हुआ है, और बी भी सेम ट्राइब से ही बिलोंग करता है लेकिन उसके पास में वकील नहीं है, तो फिर उसको भी लीगल एड के द्वारा वकील प्रोवाइड कराया जाएगा। सेकंड अपील 170D में बार करी गई है। नो सेकंड अपील शैल लाई अगेंस्ट द ऑर्डर पास्ड ऑन और आफ्टर 24 अक्टूबर 1983 अंडर 170A 170B, है ना। राइट टू मेक इम्प्रूवमेंट, अब भूमि स्वामी के पास में अधिकार है किसी भी तरीके से कल्टीवेशन को बेटर करने का, या फिर जो उसके पास में लैंड है उसको कन्वीनियंटली यूज़ करने के लिए अगर कोई इम्प्रूवमेंट वो चाहे तो वो बना सकता है, उस प्रॉपर्टी के ऊपर, उस लैंड के ऊपर इम्प्रूवमेंट कर सकता है। ठीक है, तो बहुत इजी था आज जो सेक्शंस हमने देखे, लग रहे थे बड़े बड़े लेकिन कुछ ज़्यादा उनमें है नहीं, बहुत इजी वे में एक्ट में भी मेंशन करा हुआ है। अब हम नेक्स्ट वीडियो सेशन में 172 से देखेंगे और कवर कर लेंगे इस पूरे चैप्टर को। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ में, पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, है ना, और वीडियोस को लाइक ज़रूर करिए, शेयर ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।